साइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमदनी सागदार को लेकर एक मरतबा फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक और तनाज़ा डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इसहाक डार साहब को मईशत से दूर और खजाने को उनके असरात से पाक रखना चाहती है, जबकि हुकूमत और हुकूमत में शामिल कुछ अहम तरीन सरबराह जो हुकूमत के सरबराह हैं, जो हुकूमती जमात के सरबराह हैं, उनके लिए इसहाक डार साहब लाइफ लाइन है। ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल है जैसे अब मछली के लिए पानी जरूरी है, इसी तरीके से हुकूमती जोमा के लिए मईशत के लिए इसहाक डार जरूरी है। लिहाजा वो इसहाक डार साहब को किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो चोर दरवाजा ही क्यों ना हो, उनको उस मामलात में लाना चाहते हैं जिसका ताल्लुक खजाने के साथ आगे जुड़ता है, जिसका ताल्लुक मईशत के साथ आगे जुड़ता है। और यही वो नुकता है जहां पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही हमें सेम पेज पर नजर नहीं आते। माजी में भी एक मरतबा जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब को नजरअंदाज करते हुए वजीर खारजा इसहाक डार साहब को इक्तिसादी राब्ता कमेटी में शामिल करने की कोशिश की गई, और ये कोशिश सिर्फ 12 घंटे भी ना चल सकी, और 12 घंटे के अंदर ही जनाब वजीर आजम साहब को अपनी तारीखी सुबकी का बंदोबस्त करना पड़ा, और उनको खुद अपने ही हाथों से जो कैबिनेट कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी किया था उसको उनको ना सिर्फ विड्रॉ करना पड़ा, बल्कि वाज़ेह तौर पर इसहाक डार साहब की जगह पर जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब जो कि वजीर खजाना हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के फेस हैं, उनको इस कमेटी की सरबराही सौंपना पड़ी। और अब भी ऐसा ही हुआ है। मुश्तरका मफादात कौंसिल एक आईनी इदारा है, और इस आईनी इदारे की फॉर्मेशन इस तरीके से की गई है कि यहाँ पर वजीर खजाना की शमूलियत नागुज़ीर है, क्योंकि इस फोरम के ऊपर, इस आईनी फोरम के ऊपर सूबे के में काबिल तकसीम महासल का तयन होना है कि जनाब ये जो महासल इकट्ठे किए गए थे, ये जो टैक्स रेवेन्यूज कलेक्ट किए गए थे, खासतौर पर जीएसटी की मद में, इसको सूबे में तकसीम के लिए किस फार्मूले पर अमल दरामद किया जाएगा। और वज़ीर खारजा का इस सारे अमल से 10,000 नूरी साल का फासला है। उनका वजारत खारजा का इस मामले से किसी तौर भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन सदके जाएं जनाब शहबाज शरीफ साहब के या नवाज शरीफ साहब के, जिन्होंने एक मरतबा फिर चोर दरवाजे से इसहाक डार साहब को इस कमेटी में शामिल करा दिया, और जनाब वजीर खजाना औरंगजेब साहब को इस कमेटी से आउट करा दिया। और अब ऐसे लगता है जैसे ये मामला किसी और नई शक्ल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि क्या जनाब इस मरतबा भी वैसा ही रद्द अमल आएगा जैसे इक्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील के मौके पर आया था, यानी नॉमिनेशन कर दी गई और बाद में इसको विड्रॉ कर दी गई। सवाल यह है कि क्या इस मरतबा ये जो फैसला किया गया है इसहाक डार साहब को काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई में शामिल करने का, ये इस्टेब्लिशमेंट से पूछकर किया गया है। और सवाल ये भी है कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट से पूछकर नहीं किया गया तो क्या नवाज शरीफ साहब ने अपनी जिद को मनवाया है, या इस्टेब्लिशमेंट को कमजोर जानते हुए चुटकी काट कर उनका रद्द अमल जांचने की कोशिश की है, यानी टेस्ट लगा के चेक करने की कोशिश की है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट में अब कितना दमखम बाकी है, अब कितना इनमें साथ साथ बाकी है, ताकि मुस्तकबिल के किसी नए प्लान के ऊपर अमल दरामद किया जाए। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसका जायजा लेंगे और इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब मोहसिन नकवी साहब की, क्योंकि अगर एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट कोई काम कर रही है या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम किया जा रहा है, तो किसी न किसी जगह पर इस्टेब्लिशमेंट भी कोई ना कोई रंग तो अपने दिखा रही होती है ना। ये तो नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर जनाब भंग वाले पकौड़े खा के जनाब वो सो गई है, इसको पता नहीं चल रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कल होने वाली एक अहम तरीन मुलाकात को पाकिस्तान के सियासी हल्के बहुत ही ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि ये मुलाकात हुई थी जनाब मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर को। और इसमें किसी को कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो और इमरान खान दोनों की सोच एक ही जैसी है, दोनों ही एक जिसे कहते हैं ना एक तंग पॉलिटिकल अप्रोच के हामिल है। जबकि मोहसिन नकवी साहब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट का चेहरा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ मौजूदा सूरत हाल में वो इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉलिटिकल फेस है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये मुलाकात हुई जिसकी तस्वीर हमने देखी, उसकी वीडियोस भी देखी, जहाँ पे अली अमीन गंडापुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कहती थी कि ना मोहसिन नकवी कातिल है, मोहसिन नकवी जालिम है, मोहसिन नकवी जाबर है, मोहसिन नकवी के साथ किसी तरह का कोई सलाम दुआ नहीं हो सकती, मोहसिन नकवी के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकती, बल्कि यहाँ तक भी धमकी लगा दी गई थी नेशनल टीवी पर बैठकर असद कैसर की तरफ से कि जनाब अगर मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया
तो मौजूदा हुकूमत मफाहमत को भूल जाए, फिर उनके साथ लड़ाई होगी और खुली लड़ाई होगी उसी मोहसिन नकवी को, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना था कि हम पे जितने भी जुल्म ढाए गए हैं ये मोहसिन नकवी के साहब ने ढाए हैं। उस मोहसिन नकवी का जनाब अली अमीन गंडापुर का अपने ऑफिस के दरवाजे पर आकर इस्तकबाल करना, हाथ ना सिर्फ हाथ मिलाना बल्कि घुट के जप्पी पाना, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जनाब अली अमीन गंडापुर को इस बात का इदराक हो गया है कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। और शायद यही वजह है कि ये जो मुलाकात जनाब मोहसिन नकवी साहब की हुई थी, उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ और भी सियासी राब्ते हुए थे और कुछ सियासी राब्ते आज भी होने जा रहे हैं। और इस हवाले से अडयाला जेल में भी एक अहम मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की होने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि शायद किसी न किसी लेवल पर पॉलिटिकल आइस ब्रेकिंग की भी कोशिश की जा रही है। और पॉलिटिकल आइस ब्रेकिंग के हवाले से जनाब साद रफीक साहब की तरफ से भी आज एक इशारा दिया गया है। और साद रफीक साहब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबका ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट की है और उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब दोनों ही पाकिस्तान के एक बुलंद पाया सियासी मुदब्बर हैं और इन दोनों को चाहिए कि वो पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालने के लिए अपना रोल प्ले करें और तमाम पॉलिटिकल कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाएं। और इस अमल का आगाज जनाब फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिशों से होना चाहिए और इस कोशिशों को बतदरीज आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस नेशनल रिकन्सिलिएशन प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्या मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये जो मुलाकात हुई थी अली अमीन गंडापुर से, इस मुलाकात का मकसद कोई एक नेशनल इशू के ऊपर कंसेंसस डेवलप करना है या इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो इस वक्त वो एक आइसोलेशन फेज में है उनको एक और मौका दिया जाए कि वो पॉलिटिकल फेज के अंदर वापस आकर सियासी अंदाज से चीज़ों को लेके आगे चले। और अगर ऐसा है तो फिर कोर कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उसकी हमें कल होने वाली मीटिंग को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि कल जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी उसका इलामिया अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस इलामिया के ज़्यादातर नकात इसी बात के इर्द गिर्द घूम रहे थे कि जनाब ये जो एक्टिविटी हुई है हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से ख़त लिखने की, इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उस इम्पार्शियल इंक्वायरी का प्लेटफॉर्म एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि इस खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फुल कोर्ट बनना चाहिए या कम से कम 9 रुकनी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनना चाहिए जो इस खत के मुंदरजात का जायजा ले और फिर सच और झूठ का फैसला किया जाए। और इसका मतलब ये है कि इस कोर कमेटी के मीटिंग में इस बात में का जो अपनी हमायत का जो वजन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पलड़े में डाला गया है। और चूंकि यहाँ पर जो फरीक है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है जिसके खिलाफ वजन जजेस के पलड़े में डाला गया, तो फिर इस रास्ते के बैकग्राउंड को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये मुलाकात इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए हुई। और फिर हमने शेर अफजल मरवत साहब की एंट्री देखी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, जहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब 6 जजेस के इस खत की जो धज्जियाँ हैं वो उड़ाते हुए नजर आए, इस खत के मुंदरजात को उधेड़ते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि ये कैसे जज हैं जिनके पास एक मामला आया था, इनको पता था कि हमारा मुल्ज़म कौन है, इनको पता था कि किसने उनके साथ राब्ता किया, बजाय इसके कि ये लोग खुद अपनी अदालत से इन तमाम हज़रात को जिन्होंने उनके साथ राब्ते किए या उनको दबाव में लाने की कोशिश की, उनको शो कॉज नोटिस जारी करते, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते। इन्होंने एक ऐसे फोरम को ख़त लिख दिया जिसका इस सारे मामले के साथ कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस मुलाकात के कुछ न कुछ असरात हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात का एक और इशारा भी है जिसके ताने बाने जाकर इसी खबर के साथ जुड़ते हैं कि जनाब अगर आप अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या तय शुदा जो बाउंड्रीज हैं उनको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसके बाद हमारे पास कोई प्लान बी भी तैयार हो सकता है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट का प्लान भी हो सकता है अगर 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 शहबाज शरीफ साहब अपनी इसी रविश पर कायम रहे तो। अब आप अगर गौर करें इसहाक डार साहब ईसीसी में शामिल हुए थे लेकिन ईसीसी से उनको निकाल दिया गया।
اس کے بعد جناب اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں لنڈن جاتے ہیں، لنڈن جا کر وہاں پر مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں پر ان کی جرنلسٹوں کے ساتھ ایک انٹریکشن بھی ہوتی ہے، اور جرنلسٹوں کے ساتھ ہونے والی اس انٹریکشن میں اسحاق ڈار صاحب ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب میرے پاس پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا کوئی ایسا مجرب نسخہ ہے جو وہ 16 مہینے استعمال نہیں کر سکے، لیکن اب اگر ان کو موقع ملے گا تو جناب وہ پاکستان کی معیشت کو اپنے نہ صرف پیروں پر کھڑا کر دیں گے بلکہ مہنگائی کو تو یوں چٹکی بجاتے ہوئے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس یہ تمام پالیسیز تیار ہیں۔ اب وزیر خارجہ کا لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی معیشت کے اوپر بات کرنا بالکل ہی ایک عجیب سی صورتحال لگتی ہے، اور خاص طور پر اس سینیریو میں عجیب ہے کہ جب خود ان کو کان سے پکڑ کر وزارت خزانہ سے نکالا گیا ہو۔ لیکن اس معاملے کا اس ساری صورتحال کا مقصد شاید محمد اورنگزیب صاحب کو یہ بات باور کرانا تھا کہ جناب آپ چاہے جو مرضی کر لیں، پاکستان کی معیشت اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں معیشت اور خزانے کے اوپر میرا ہی کنٹرول رہے گا اور اس سے آگے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ ECC کے بعد اب کونسل فار کامن انٹرسٹ CCI یعنی مشترکہ مفادات کونسل میں اسحاق ڈار صاحب کی شمولیت، جس کے نوٹیفیکیشن کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو اس کونسل فار کامن انٹرسٹ کے اندر ماضی کے اندر جتنی بھی یہ والے جو کمیشنز بنے ہیں اس میں وزیر اعظم اس کونسل کے چیئرمین ہیں، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ اس کونسل کے ممبر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر خزانہ اس کونسل کے ممبر ہوتے ہیں، اور اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی رابطہ کمیٹی کے جو وزیر ہیں جو اس وقت امیر مقام صاحب ہیں وہ اس کونسل کے ممبر ہوتے ہیں، اور اسی کونسل نے جو آئین میں دی گئی جو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے جس کو ہم NFC ایوارڈ کہتے ہیں اس کا تعین کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بجٹ کے اندر اس کونسل کے اندر طے پانے والے امور کو بجٹ کے اندر NFC ایوارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور پھر صوبوں کو وہ محاصل تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں اور وفاق کے درمیان اگر کسی طرح کا کوئی تنازع ڈیولپ ہو جاتا ہے، جیسے خیبر پختونخوا کا اس وقت ایک تنازع ہے جو وفاق کے ساتھ ڈیولپ ہو چکا ہے، اور وہ ہے رائلٹی کا تنازع کہ جناب یہاں پر بجلی بنتی ہے، بجلی جو ہے وہ وفاق کے پاس جاتی ہے، وفاق اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن اس بجلی کی فروخت کے بعد جو رائلٹی کا فارمولہ آئین کے تحت دیا جاتا ہے وہ رائلٹی ہمیں خیبر پختونخوا میں ادا نہیں ہوتی، اور بجائے اس کے کہ وہ رائلٹی دی جائے ہم سے بھی مہنگے نرخوں بجلی وصول کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بلوچستان کا کلیم ہے نیچرل گیس کے اوپر جو ہم وہاں سے وصول کرتے ہیں، اور پورا ملک اس گیس کو استعمال کرتا ہے۔ اس طرح کے جو تنازعات ہیں اس نے کونسل فار کامن انٹرسٹ کے فورم پر طے ہونا ہوتا ہے۔ ان سارے معاملات کا تعلق یا تو خزانہ سے ہے یا منصوبہ بندی سے ہے یا حکومتی سٹرکچر سے ہے، وزارت خارجہ سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہذا اس کمیٹی میں ہمیشہ سے ہی وزیر خزانہ کو ممبر بنایا جاتا ہے، لیکن اب وزیر خارجہ کو وزیر خزانہ پر فوقیت دی گئی ہے اور جناب اسحاق ڈار صاحب کو اس میں شامل کیا گیا۔ اب اس کی دو لاجک ہو سکتی ہیں۔ ماضی کا تجربات کو دیکھتے ہوئے اس مرتبہ یا تو جناب جو ہیں شہباز شریف صاحب انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کی، یا انہوں نے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کی، ان کو اعتماد میں لیا اور اورنگزیب صاحب کی چھٹی کرائی، اور اس کے بعد جناب اسحاق ڈار صاحب کو اس میں شامل کیا۔ جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کے جناب اسحاق ڈار صاحب کے اوپر تحفظات کو دیکھتے ہوئے کسی بھی طور پر ایک قابل عمل پرپورشن نظر نہیں آتا، جبکہ دوسری جانب یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ تنازع نے بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر ایک دباؤ ڈالا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ڈیفینسو پوزیشن پر آئی ہے، اور اس کا ڈیفینسو پوزیشن پر آنا بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب یہ جو صورتحال ہے شاید اس کو زیادہ دیر تک اسی تناظر میں نہ چلایا جا سکے، لہذا پاکستان کی جو پولیٹیکل قوتیں ہیں ان کو اس بات کا اندازہ، جس طریقے سے میں نے بھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو کمزور جان رہی ہے، اور انہوں نے اپنے 600 مقدمے جو 9 مئی کے ہیں اس کو انہوں نے وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کو چونکہ ان کا بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب یہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ لڑائی نے ان کو کمزور کر دیا ہے، لہذا اس کے اندر اپنا الو سیدھا کر لو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی یقین؟
कीमतों पर आएगी। और नवाज शरीफ जैसा खिलाड़ी, नवाज शरीफ जैसा काया प्लेयर, नवाज शरीफ जैसा एक जिसे हम कह सकते हैं 3 मरतबा का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर पाकिस्तान की सियासी नब्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस करने वाले बंदे के लिए इस बात का अंदाज़ा करना मुमकिन नहीं। तो क्या उनका ये हक नहीं बनता कि वो भी ज़रा पानी के अंदर ज़रा सर लगा के टच करके देखें कि जनाब पानी कितना गर्म है, वो ज़रा चेक करके देखें जनाब इस स्विच के अंदर कितना करंट आ रहा है, कोई टेस्टर लगा के देखें, तो हल्की सी चुंडी बढ़ के देखें इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब ये किस तरह का रिस्पॉन्ड करती है। माजी का रिस्पॉन्ड अगर चुंडी काटी जाए तो माजी में रिस्पॉन्ड कैसा था, अब कैसा होगा, अब अगर चुटकी काटी जाए तो क्या होगा। तो ये उनका हक बनता। तो मेरा ख्याल ये है कि इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब ने विदाउट टेकिंग इन कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब से कहकर इसहाक डार साहब को डाल दिया है ताकि रद्द अमल का जांचा जाए और इस रद्द अमल की बेस के ऊपर अगला फैसला किया जाएगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर खामोश रहती है, किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं करती, तो फिर उसके बाद जनाब इसहाक डार साहब को आहिस्ता आहिस्ता वापस वजारत खजाना में लाया जाएगा और जनाब औरंगजेब साहब के रास्ते में रुकावटें क्रिएट की जाएंगी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक मरतबा फिर बिल्कुल वैसा ही जवाब आता है जैसा माजी में आया था काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट की तश्कील से पहले वो जो है ईसीसी की तश्कील के मौके पर, वैसा ही रिस्पॉन्स आता है, वैसे ही जनाब इसहाक डार साहब को यहाँ से निकलवाया जाता है, वैसे ही जनाब औरंगजेब साहब को इसमें डाला जाता है, तो फिर इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि नहीं जनाब इसहाक डार साहब के लिए पक्के पक्के दरवाजे बंद हैं और इनकी वापसी का किसी तरह का कोई इम्कान नहीं। और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए इस बात का अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं होगा कि जनाब उनको अगर काम करना है तो इसी तनख्वाह के ऊपर काम करना है और इसी बाउंड्रीज़ के अंदर रह के काम करना है। इससे आगे बढ़ने की उनको कोई इजाज़त नहीं होगी। देखना यह है कि अब इस सूरत हाल में कौन सा रद्द अमल सामने आता है। अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।